दोस्तों, सन 2016 के अवाइल में जब पनामा स्कैंडल सामने आया, उस वक्त पाकिस्तान और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक में जो शोर उठा हुक्मरानों की करप्शन के हवाले से, बड़े सियासी लीडर्स की करप्शन के हवाले से, लगता है कि वो शोर अब वाशिंगटन भी पहुंच गया है, वाशिंगटन के वाइट हाउस में पहुंचा है। और वो इस तरह के 3 जून को सदर जो बाइडन ने करप्शन के ख़िलाफ़ एक खुसूसी हुक्मनामा जारी किया। उस हुक्मनामे में सदर बाइडन ने करप्शन को और गैर कानूनी ज़राए से हासिल की गई रकूम को अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया और अमेरिका का कौमी इंटरेस्ट करार दिया। यानी इस अमर की उन्होंने तायीद की कि वाक़ईतन वो रकूम जो कमिश्नों के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए हासिल की जाती हैं, वो अमेरिका के फ़ाइनेंशियल निज़ाम के लिए भी ख़तरे से कम नहीं हैं। अब ख़ास तौर पे उन्होंने अपने हुक्मनामे में इस अमर का ज़िक्र किया कि जो रहनुमा अपनी कौम का पैसा चुराते हैं, वो रहनुमा जो अपने ही मुल्की कवानीन को तहवाला कर देते हैं, सिर्फ़ अपने ज़ाती मफाद की खातिर, वो सिर्फ़ अपने मुल्कों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए और दुनिया भर के मालियाती निज़ाम के लिए भी ख़तरा है। उन्होंने ख़ास तौर पे ऑफशोर कंपनीज़ का भी ज़िक्र किया। ऑफशोर कंपनियां वो होती हैं जो छोटी छोटी रियासतों में बनी हुई हैं, जैसे पनामा थी, केमन आइलैंड है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब और कई दूसरे पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वहाँ पे रजिस्टर की गई हैं और वो इस वजह से रजिस्टर की जाती हैं कि उस पे टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो देखने में आई है सदर जो बाइडन की तरफ से। उन्होंने अपने कोई 15 रियासती इदारों को इस अमर का पाबंद किया है कि तकरीबन 7 महीने के दौरान अपनी एक रिपोर्ट तरतीब दें मुकम्मल सिफारिशात के साथ, ताकि दुनिया भर में जो गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रकूम जो ट्रैवल कर रही है, उन्होंने ट्रांस बाउंड्री ट्रांजैक्शंस का भी ज़िक्र किया, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क। और ख़ास तौर पे इसमें अब कोई शक नहीं है कि न सिर्फ अमेरिका, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर, कनाडा, बरतानिया यानी लंदन, जर्मनी में निस्बतन कम है, लेकिन और ऐसी छोटी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ, मोनाको भी एक ऑफशोर इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे जो लोगों के पैसे हैं उनका रोकना अब एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है। और यही वो मसला है जिस पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी गुज़श्ता चंद बरसों से बड़ी शद्दत के साथ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किए गए पैसे, न सिर्फ वो कमीशंस होते हैं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स जब दिए जाते हैं उनके ज़रिए जो फिर कमीशन मिलती है, अपनी सियासी सरकारी पोजीशन से फ़ायदा उठाते हुए हुक्मरान, उसमें जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उनके रफ़का भी शामिल हैं, किस तरह वो एक दूसरे को एनरिच करते रहते हैं, यानी एक दूसरे को अपने सियासी अख्तियारात के ज़रिए माला माल करते रहते हैं। तो अब जो सदर बाइडन ने हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत नाजायज़ ज़राए से हासिल की गई रकूम पे अब क्रैकडाउन होगा, वो मेरा ख़्याल है उन लोगों के लिए कुछ अच्छा इशारा नहीं है जो बार बार इस अमर पे परेशानी का और तशवीश का इजहार करते रहे कि उनके ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाई होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे किसी दूसरे मुल्क में हो। अब चूँकि अमेरिका से ये सिलसिला शुरू होगा तो इसका इतलाक़ तमाम ममालिक पे होगा और उसमें अच्छी बात यह है कि छोटे ममालिक की तरफ से जो शिकायत जा रही थी उन रकूम के हवाले से जो कि केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मोनाको में, पनामा में जमा की गई हैं या वहाँ लंदन में और न्यूयॉर्क में जायदादें ख़रीद के उनको इन ऑफशोर कंपनीज़ में रजिस्टर कर दिया जाता है ताकि टैक्सों से बचाया जा सके। अब शायद वो इतना आसान नहीं होगा, वो घेरा तंग हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड पहले उसको कहते थे कि एक आमाजगाह है गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए रकूम की, वहाँ भी कवानीन बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
اور وائٹ ہاؤس ہو سکتا ہے کہ اب مل کے ان رقوم کے خلاف، ان جائیدادوں کے خلاف ایکشن لیں جو کہ چھوٹے ممالک سے، پاکستان جیسے ممالک سے چرائی گئی ہیں، یہاں کے عوام کے پیسوں کے بل بوتے پہ حاصل کیے گیا ہیں، اور اب لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، میرا خیال ہے کہ افغانستان کے سابقہ حکمران بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ امریکہ کے خصوصی ادارہ ہے یو ایس اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن آف افغانستان، اب ان کے ایک بڑے سینئر صاحب نے خود مجھے بتایا تھا 2-3 سال پہلے کہ انہیں معلوم ہے کہ افغانستان کے کون کون سے رہنما کے اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ ہیں اور اس میں کتنا پیسہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ رقوم بھی شامل ہیں جو کہ امریکہ نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ میں خرچ کی ہیں، کوئی 2.6 ٹریلین یعنی 2600 ارب ڈالر گزشتہ 20 برسوں میں افغانستان میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا بہت سارا حصہ کمشنوں کی صورت میں جاتا ہے، جب کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں، جب کوئی مراعات حاصل کرنی ہوتی ہیں، تو اب امید یہ کی جانی چاہیے کہ امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک مل کر غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی رقوم اور بنائی گئی جائیدادوں کو ایک جیو پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ واقعتاً یہ قانون اپلائی کریں گے، گوشمالی کریں گے تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما، ڈکٹیٹرز جو کہ اپنا دور اقتدار ختم ہوتا ہے لندن میں بیٹھ جاتے ہیں، جا کے برلن میں بیٹھ جاتے ہیں، پیرس میں بیٹھ جاتے ہیں، نیو یارک چلے، اسپین میں کہیں دور دور جزیرے خرید لیتے ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں چاہے وہ فوجی رہنما ہیں، کہ ان سب کو اب بہرحال لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جواب دہی ضرور کرنی ہوگی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی یہ ایک ڈر پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو چوری کا پیسہ ہے پاکستان جیسے ملکوں سے وہ باہر جانا بند ہو جائے گا، اور یہی وہ بات ہے جو موجودہ حکومت، موجودہ وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ان کی لعن طعن بھی ہوئی، ان کو یک طرفہ ویژن کا بندہ قرار دیا گیا، اس کو سیاسی انتقام کا بھی نام دیا گیا، لیکن اگر جو بائیڈن نے بھی یہ قدم اٹھا لیا ہے تو پھر یہ صرف ہمارے سیاستدانوں یا جرنیلوں یا ہماری قیادت کے خلاف سیاسی انتقام نہیں ہے، بلکہ ایک اعتراف ہے کہ دنیا بھر میں یہ چوریاں ہو رہی ہیں اور اب اس کے خلاف قدم ناگزیر ہو گیا ہے۔